नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चिंता और चिंतन। जी हां, उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव की बिसात बिछने लगी है। बीजेपी चिंतन कर रही है और चुनाव जीतने की प्लानिंग कर रही है, जबकि कांग्रेस ने चिंतन पर ही चिंता की लकीरें खींच दी है। उत्तराखंड बीजेपी मिशन 2022 में जुट गई है। रामनगर में बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है, जिसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के मुताबिक चिंतन शिविर में राज्य की वर्तमान परिस्थिति और 2022 के चुनाव का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के धरना प्रदर्शन बीजेपी की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। लिहाजा इस चिंतन शिविर में इस चिंता का समाधान निकालने पर भी फोकस है। वहीं चिंतन शिविर में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। मदन कौशिक ने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष केवल पोस्टर चस्पा करने और धरना प्रदर्शन तक सीमित रहा। विपक्ष आम जनता के साथ खड़ा नहीं देखा, बल्कि सिर्फ खामियों की तलाश और उसे तूल देने के फिराक में रहा। सेवा कार्यों के लिए उसके पास समय नहीं रहा। विपक्ष लोगों के बीच भय का वातावरण बनाने के सिवाय कुछ नहीं कर सका और टूल किट जैसे साजिश को भी तैयार रहा, जिसका जवाब अब कांग्रेस ने दिया है। सूर्यकांत धस्माना ने मदन कौशिक पर पलटवार करते हुए कहा कि मदन कौशिक की पीड़ा वो अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि मदन कौशिक को उत्तराखंड बीजेपी की कमान ऐसे वक्त में सौंपी गई जब बीजेपी की जनता में छवि खराब हो गई है। वहीं धस्माना ने यह भी कहा कि जनता सवाल बीजेपी से पूछ रही है कि कोविड काल में जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा था, अस्पतालों में बेड के लिए मरीज भटक रहे थे, तब सरकार आखिर कहां थी। कुल मिलाकर दोनों ओर से सियासी तीर खूब चल रहे हैं। वह उत्तराखंड बीजेपी 2022 को लेकर चिंता में है, इसलिए चिंतन भी किया जा रहा है। लेकिन क्या चिंतन बीजेपी की चिंता को कम कर पाएगी? कहीं चिंतन के बाद चिंता और तो नहीं बढ़ जाएगा? क्या चिंतन से चिंता का समाधान हो पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार हर कोई कर रहा है। तैयार रहेंगे। कोरोना के संक्रमण काल में लगातार निरंतर जो सेकंड वेव आई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवाई संगठन पार्ट 2 इस अभियान को लेकर और नीचे तक पूरी ताकत के साथ काम करता हुआ नजर आया है। वही दूसरे राजनीतिक दल बजाय सेवाई संगठन और इसे ध्येय मानने के, वो केवल पूरे कोरोना काल में अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाना और इस प्रकार के वातावरण बनाने का निर्माण करना, धरने प्रदर्शन करना और किसी न किसी रूप में अन्य इस प्रकार के संस्थानों को बदनाम करना, टूल किट जैसे आविष्कार करना। देखिए, मदन कौशिक जी की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। 4.5 साल मिनिस्टर रहने के बाद जिस प्रकार से उनको मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया गया और एन चुनाव के वक्त जब पार्टी की सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, सारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी हो, महंगाई हो, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, कोरोना काल में सरकार का पूरी तरह से फेलियर हो, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होना, ये सारा बीजेपी के अगेंस्ट जाता है और ऐसे में उनको जिम्मेदारी दे दी पार्टी की। तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। अब वो जो कुछ कह रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्हें कुछ ना कुछ कहना है। कांग्रेस कहां खड़ी थी? अब ये सवाल बताइए। विपक्ष से सरकारी सत्ताधारी दल का वो व्यक्ति जो 4.5 साल मिनिस्टर रहा, वो हमसे पूछ रहा है कि कांग्रेस कहां थी कोरोना काल में। अरे, लोग पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं थी, सरकार कहां थी। लोग पूछ रहे हैं कि आईसीयू के बेड नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, लोगों की जान जा रही थी, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, सरकार कहां उनके साथ खड़ी थी। ये सवाल जब पूरी जनता कर रही है
और इस सारी कोरोना की मार के ऊपर जिस प्रकार से डाका डालने का काम मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल में, डीजल में, रसोई गैस में, अनाज में, खाने के तेल में जिस प्रकार से लूटने का काम किया, जब जनता पूछ रही है कि बीजेपी की केंद्र की सरकार कहां थी, डबल इंजन की सरकार कहां थी, त्रिवेंद्र और तीरथ की सरकार कहां थी, मदन कौशिक की सरकार कहां थी, तब मदन कौशिक जी हमसे पूछ रहे हैं कि आप कहां थे। ये बड़ा हास्यास्पद है, लेकिन उनकी मनस्थिति मैं समझ सकता हूं, उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, इसलिए उनकी बात का बुरा नहीं माना जा सकता। चिंता जहां बढ़ी हुई है बीजेपी की, तो चिंतन किया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है, आज दूसरा दिन है और लगातार इस चिंतन शिविर के जरिए 2022 के चुनाव को लेकर यहां पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल जुड़ गए हैं और कांग्रेस नेता जयेंद्र रमूला जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले विनय जी, क्योंकि चिंतन शिविर चल रहा है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है 2022 का, लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है कि जब कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत हुई, तमाम तरीके की परेशानियां हुई, तब सरकार आखिर कहां थी? डबल इंजन की सरकार की आप लोग दुहाई देते थे, सरकार कहां थी? की आवश्यकता थी, वहाँ उस समय ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। हमारे राज्य में जिस प्रकार से हमारे राज्य की सरप्लस ऑक्सीजन को भी लेने का काम आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने किया, वो सब बातें सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड में हमने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की, उसके कारण से आज हम कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं। और आज दिन प्रतिदिन केसों की संख्या लगातार घटती जा रही है। लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, जनता को सुविधाएं दी जा रही हैं। आने वाली 1 जुलाई से कुछ स्थानों पर जो तीर्थ यात्रा और पर्यटन भी खोलने की योजना सरकार बना रही है, जिसकी एसओपी कल जारी होने की संभावना है। तो धीरे धीरे सामान्य जनजीवन पटरी पर आ रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान जो सेवा के कार्य किए, जो सेवा ही संगठन के नाम से कार्यक्रम चलाए, जिस प्रकार से हमने गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया, जिस प्रकार से हमने उनको सुविधाएं उपलब्ध की और बाजार में किसी भी सामग्री की कमी नहीं होने दी, इतनी बड़ी महामारी के दौरान भी, तो वो अपने आप में उल्लेखनीय है। और मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि आज देश की जनता इस बात को लेकर विचार कर रही है कि अगर इस महामारी के दौर में इस देश की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ना होती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के हाथ में ना होती, तो इस देश की क्या स्थिति होती। आज पूरा देश आपकी बातों से विनय जी यही लग रहा है कि बीजेपी को किसी चिंतन की जरूरत नहीं है। लेकिन जयेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी जयेंद्र जी कि आखिर जब किसी बात की चिंता ही नहीं है तो फिर चिंतन बीजेपी का कैसे समझा जाए? कहीं कांग्रेस ने तो मुश्किलें नहीं बढ़ा दी हैं बीजेपी की? मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अभी आदरणीय मदन कौशिक जी का भी वक्तव्य सुन रहा था और विनय गोयल जी का भी वक्तव्य मैंने सुना, जो ये कहते रहे कि हमने कोविड काल में बिल्कुल कोई भी कमी नहीं होने दी। और ये दिल्ली तक की बात करते हैं। आपको मैं ऑन प्रूफ में कह सकता हूं कि ये देहरादून में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाए, ऋषिकेश से बहुत से लोगों की ऑक्सीजन की पूर्ति हम लोगों ने यहाँ से की है। ये दिल्ली की बात कम करें। और ये कहते हैं किसी भी चीज की कमियां हमने बाजार में नहीं होने दी, जबकि आप समझिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग कहाँ बैठे, ऑक्सीमीटर के लोग कितने महंगे ऑक्सीमीटर उन्होंने खरीदे। और सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जब उपलब्ध हुआ तो फ्लो मीटर की व्यवस्था बाजारों में नहीं थी। जो 500 रुपए का फ्लो मीटर होता था, जो 1100 रुपए का फ्लो मीटर होता था, उसको लोगों ने 5-5 हजार बढ़ 2 गुना 3 गुना दामों में लोगों ने खरीदने का काम किया। तो उस समय ये सरकारें कहाँ की बात करते हैं, राशन इन्होंने वितरण किया। तो मैंने अगर आप ये देखेंगे, अगर इनके मैं ऋषिकेश, हमारे यहाँ ऋषिकेश विधानसभा में विधायक जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और विधानसभा का अध्यक्ष सर्वोच्च पद है उत्तराखंड के अंदर। सरकार से भी ऊपर अपने आप को बताते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष ने जब पिछले साल कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था तो 26 दिन तक उनको कहीं देखा नहीं गया, ना सरकार दिखाई दी, ना
तमाम नेता दिखाई दिए। 26 दिन बाद सरकार ने राशन वितरण का काम जब शुरू किया तो पता चला सरकार ने जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, चाहे वो गुरुद्वारा संस्थाएं थी, चाहे वो भरत मंदिर थी, चाहे वो बाबा काली कमली थी, चाहे वो पंजाब सिंह छेत्री, चाहे वो अन्य लोग, उन सब लोगों पे प्रेशर करके राशन इकट्ठा करवाने का काम किया, फिर उसके माध्यम से लोगों को देने का। क्या सरकार हमेशा पसारती रहेगी, हाथ पसार के ही काम करती रहेगी? कभी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार, बीजेपी तो कह रही है सेवा भाव का काम उन्होंने किया है, कांग्रेस ने तो सिर्फ पोस्टर चिपकाए हैं, यही काम किया गया है कांग्रेस की तरफ से, भ्रम फैलाया जा रहा है, ये कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। ये मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर भ्रम फैलाया जा रहा है तो 2022 में जनता इनको जवाब दे देगी। इनको पता चल जाएगा कि किसका भ्रम था, किसके पोस्टर लगे थे और किसने जमीनी स्तर पर काम किया। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर इन्होंने काम किया तो उसके पोस्टर लगा के बताएं कि इन्होंने कहाँ किस किस जगह पर किस स्तर पर काम किया। और ये लगातार बड़ी बड़ी बातें करते रहे, इन्होंने सिर्फ जनता को मारने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज करोड़ों रोजगार की ये बात करते थे, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे प्रतिवर्ष, लेकिन आज रोजगार की स्थिति सुनने की बात हो गई है। ये अगर चिंतन करना चाहते हैं तो रोजगार बेरोजगारी कैसे खत्म की जाए उस पर चिंतन करें। अगर ये चिंतन करना चाहते हैं तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं विनय जी से। विनय जी, किन किन मुद्दों पर चिंतन चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चिंता और चिंतन में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। चिंता कांग्रेस को करनी है क्योंकि ये अब दहाई के आंकड़े पर भी रहने वाले नहीं है। हम चिंतन कर रहे हैं क्योंकि हमने इस प्रदेश को आगे ले जाना है और इसके जो जन सेवा के कार्य है उसको हमने किस प्रकार से बेहतर ढंग से और करना है, किस प्रकार से इस प्रदेश की जनता की और अधिक सेवा करनी है, उसके लिए हम चिंतन कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जहां हमारा चिंतन शिविर चल रहा है वहां कांग्रेस की भी बैठक दिल्ली में चल रही है। 4 दिन से वो अपने 10 कुल जमा 10 विधायकों में से नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हें निश्चित रूप से चिंता करने की जरूरत है और वास्तव में कांग्रेस की स्थिति चिंतनीय है। और मैं बिल्कुल इस बात को मैं सही मानता हूं कि आने वाला चुनाव ये बता देगा और देश की और प्रदेश की जनता लोकतंत्र में असली मालिक होती है। और किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति से हम किसी प्रशंसा की लेख मात्र भी उम्मीद नहीं करते क्योंकि उनको काम ही नहीं दिया गया भ्रम फैलाने का। जब वैक्सीन बन रही थी तो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाया, कभी कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसमें वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और जब वैक्सीन आई तो उसमें तरह तरह के भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। वैक्सीन लगवाने से ये दिक्कत आ जाएगी, वो दिक्कत आ जाएगी। जनता ने तो आपको भरोसा जताया ना कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोग नहीं आगे आ रहे हैं और आगे भी जताएगी। नहीं तो फिर लेकिन चिंतन शिविर का समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ क्या कांग्रेस की चिंता है कि कांग्रेस कहीं मुश्किलें ना बढ़ा दे, क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है, फोटो लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, बस इसमें बिजी है। मैंने कहा ना, चिंता और चिंतन में अंतर समझने की आवश्यकता है। चिंता कुछ और चीज होती है और चिंतन कुछ और अलग चीज होती है। चिंतन होता है विचार विमर्श, उसके किसी भी के बारे में गंभीरता से गहराई से रोजगार के बारे में क्या विचार विमर्श किया जा रहा है, पलायन के बारे में क्या विचार विमर्श किया जा रहा है? देखिए जो विषय है सब जब चिंतन हमारा शिविर कंप्लीट होगा सारे विषय निकल के सामने आएंगे और निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए जो चिंतन किया जा रहा है वो निश्चित रूप से सफल और प्रभावी साबित होगा। जयंत जी, उनका कहना है कि हर मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा रहा है लेकिन चिंता कांग्रेस की बढ़ी हुई है, बीजेपी की नहीं। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि जो सरकार पूर्ण बहुमत में दिल्ली में बैठी है, जो सरकार पूर्ण बहुमत में उत्तराखंड में बैठी है, वो सरकार 4.5 साल बाद उसको प्रदेश की चिंता होने लगी है। और प्रदेश की चिंता जब चुनाव आने के लिए अभी 5-6 महीने रह गए हैं तो चिंतन शिविर के माध्यम से लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये पलायन पे आपने सवाल पूछा, इन्होंने एक पलायन आयोग बनाया। पलायन अध्यक्ष जो नेगी जी थे वो पौड़ी में उन्होंने कार्यालय खोला, उनका खुद का पलायन होकर देहरादून आ गए। तो ये जब अपने नेताओं का पलायन नहीं रोक पाए। दूसरी बात कि हमारे नेता प्रतिपक्ष के चुनने की बात करते हैं, हमारे यहाँ पार्टी में एक अनुशासन है, अनुशासन के साथ विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, सारे विधायक चुनते हैं। इनके यहाँ ऊपर से थोपे जाते हैं। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थोपे गए, अब तीरथ सिंह रावत जी थोपे और आजकल चर्चा चल रही है कि उनको भी हटाने की चर्चा हो रही है।
सोशल मीडिया में चला जा रहा है। तो खुद इनकी चिंता बहुत ज्यादा है। इन्हें पहले अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए कि इनके मुख्यमंत्री कौन से अच्छे हैं और कौन से खराब हैं, इनके नेता कौन से अच्छे हैं और कौन से खराब है। इन्हें चिंता करनी चाहिए कि इनके मुख्यमंत्री पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर हाईकोर्ट मुकदमा दर्ज करने के लिए कहता है। इनको चिंता करनी चाहिए इनके प्रदेश अध्यक्ष पर एक जनहित याचिका दायर होती है जो 2010 में शौचालय के निर्माण में धांधली होती है, वो पुस्तकालयों के जो बनाने के निर्माण में धांधलीबाजी होती है, उस पर होती है। ये उन पर चिंता करें, ये चिंता करें जो RT-PCR का इतना बड़ा घोटाला कुंभ में हुआ, ये उस पर चिंता करें। ये जनता के बारे में चिंता करने का समय इनको जब था, इन्होंने नहीं किया। अब ये सिर्फ और सिर्फ दिखाना चाहती है कि हम जनता के बारे में सोचते हैं, लेकिन 4.5 साल ये सोए रहे, ये सिर्फ अपनी जेबें भरते रहे, चाहे वो टोल प्लाजाओं के माध्यम से। आप देख सकते हैं डोईवाला में ऑलरेडी एक टोल प्लाजा लगा है। इस कोरोना काल में लोगों की स्थिति वैसे ही खराब है, और दूसरा टोल प्लाजा नेपाली फार्म पे स्थापित करने की इनकी प्लानिंग चल रही है। एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि मैंने टोल प्लाजा को समाप्त करवा दिया गया। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी से सवाल किया और तमाम सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोग धरने पर पिछले कई दिनों से वहां पर बैठे हैं, लेकिन एक लिखित में आदेश विधानसभा के अध्यक्ष या इनके मंत्री या इनके मुख्यमंत्री लाने के लिए तैयार नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है। क्या विधानसभा के अध्यक्ष को पावर है? क्या विधानसभा अध्यक्ष को पावर है NHAI या इसके नेशनल हाईवे के विषय में बात करने की या बोलने की? लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। ये केवल और केवल भरमाने का काम करते हैं। इनको चिंता करनी चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में 2nd नंबर हमारा प्रदेश रहा है कोरोना से मृत्यु दर में। इनको चिंता करनी चाहिए कि इतने लोग चले गए और ये कहते हैं कि हमने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। अस्पतालों में बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिले, ये बातें बड़ी वो सारी परिस्थितियां जनता के सामने है। जनता इसका जवाब 2022 में देगी। जवाब दीजिएगा विनय जी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जयंत रमोला जी बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस को चिंता अपने बारे में करने की आवश्यकता है। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यकाल को 4 साल से अधिक का समय हो गया है। आज तक मैं रमोला जी यहाँ हमारे कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं, ये बता सकते हैं कि क्या आज तक इनके प्रवक्ताओं की घोषणा कर दी क्या उन्होंने? जो पार्टी अपने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं कर पाती, अपने प्रवक्ताओं की घोषणा नहीं कर पाती, फिर कहते हैं कि हम अनुशासित पार्टी हैं, हम ऊपर से इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और फिर ये विषय इधर उधर घुमा के ले जाना चाहते हैं। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि एक जगह का नाम बताएं कि किस प्रकार से कहीं इन्होंने रक्तदान शिविर आयोजित किए हो, जिस प्रकार से हमारे हर विधानसभा में, हर मंडल में रक्तदान शिविर चल रहे हैं। आज भी हम हर वार्ड में, हर बूथ स्तर पर जो औषधीय पौधे लगाने का काम कर रहे हैं, गिलोय के पौधे लगा रहे हैं, नीम के पौधे लगा रहे हैं, आंवले के पौधे लगा रहे हैं, जनसेवा के काम कर रहे हैं, सभी प्रकार के काम। लेकिन उन रावल तीर्थ पुरोहितों के बारे में भी सोच लीजिए जो 18 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। सबके बारे में विचार है, सबके बारे में चिंतन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबके बारे में विचार है सब, और बिल्कुल तीर्थ पुरोहितों के बारे में पहले से ही कह दिया गया है कि उनके हक के बारे में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होने वाली है। क्यों पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है? वो मांग कर रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं गंभीर परिणाम भुगतना होगा। तो तैयार हैं आप गंभीर परिणाम भुगतने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि सारे जिस प्रकार से हम विषयों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, हम कोरोना की बात से कहां हर विषय को हम एक आधे घंटे की डिबेट में डिस्कस करना चाहते हैं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, हर किसी उत्तराखंड की जनता के बारे में तो सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग का जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर हम काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसमें हम सफल हो रहे हैं। जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबका विकास ही तो नहीं हो पा रहा है, तभी तो समस्याएं इतनी खड़ी हो पा रही हैं। जयंत जी, आखिर क्या वजह है जिस तरीके से लगातार बीजेपी कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? वाकई में वो विश्वास मिल पा रहा है, वो विकास हो पा रहा है जो होना चाहिए उत्तराखंड में? देखिए, अगर आज चुनावी सर्वे करा दिए जाए या किसी भी व्यक्ति से, एक राजधार व्यक्ति से भी अगर आप बात करना चाहेंगे, तो इनका सबका साथ और सबका विकास के नारे को धूल चटा हुआ मिलेगा। आप ये सोचिए कि उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना कैसे उत्पन्न हुआ। और मैं दूर की बात नहीं करता, मैं ऋषिकेश विधानसभा का रहने वाला हूँ। ऋषिकेश विधानसभा के अंदर 6 अप्रैल को विधानसभा के अध्यक्ष 4 साल बेमिसाल के नाम से कार्यक्रम करवाते हैं।
जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष इनके मदन कौशिक जी और तमाम इनके प्रदेश के प्रभारी और तमाम सैकड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करते हैं एक वेडिंग पॉइंट पर। और उसके बाद आप समझिए इनकी फोटोएं देखेंगे। हमने एफआईआर लॉन्च कराने के लिए भी कोतवाली में एक एप्लीकेशन दी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कि इन सब लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से। लेकिन जयेंद्र जी देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए चाहे कोई भी समस्या आती है उनको लगातार मुद्दा बना दिया जाता है। कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास। मुद्दे ये देखिए, हमने एक दिन विधानसभा अध्यक्ष जी से सवाल पूछा तो हम पे मुकदमे दर्ज कर दिए। ऋषिकेश से बाहर निकलो तो भाई, लगातार कार्यालयों में जगह जगह ये भीड़ इकट्ठी करने का काम करता है। बिना मास्क के ये लोग बड़े बड़े कार्यक्रम डिबेट ऋषिकेश के लिए हो रही है क्या? नहीं होता है तो ऋषिकेश से बाहर निकलो ना इनसे कहिए। कहीं ना कहीं ये लोग जहाँ सैया भय कोतवाल तो डर काएगा ऐसे नारे को प्रचारित करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोरोना उत्तराखंड के अंदर अगर फैलाने का काम किया है तो बीजेपी के नेताओं ने किया है। इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लीजिए, गैर इरादतन हत्या मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं जयेंद्र जी। नहीं, इससे इनके स्तर का पता चल रहा है ना। इनके क्योंकि प्रवक्ता तो है नहीं है, किसी भी व्यक्ति को भेज देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं उससे उनके स्तर का पता चल रहा है कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर दो। कभी जैसे इनके राज्य नेता बात करते हैं नहीं करेंगे, वो पार्टी का विषय है, पार्टी अपना स्तर तय करेगी किसको नेता बनाना है, किसको प्रवक्ता बनाना है, किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है। तो आप बताइए, आप चैनल पे बैठ के नहीं तय करेंगे। नहीं, ये गैर इरादतन हत्या की बात, इस तरह के शब्दों की नहीं, गैर इरादतन हत्या की बात कहाँ से आ गई? इसमें गैर इरादतन हत्या की बात कहाँ से आ गई? जो लोग कह रहे थे कि वैक्सीन न लगवाइए, वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला चलना चाहिए था। जो लोग कह रहे थे वैक्सीन पे सवाल उठा रहे थे, उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला चलना चाहिए। मैं जवाब जो वैक्सीन का विरोध कर रहे थे उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला चलना चाहिए। जवाब ले लेते हैं, आखिर क्यों उन्होंने कहा है कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहले विनय जी, आपने कहा स्तर, अगर आप स्तर की बात करेंगे, मुझे नहीं पता आप किस स्तर के हैं, मुझे आपका स्तर क्या है। देखिए, स्तर पर बात नहीं करें तो बेहतर होगा। स्तर के लिए मैंने उनको टोक चुकी हूँ जयेंद्र जी। हाँ, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी हूँ। और सुनिए, दूसरी बात, गैर इरादतन हत्या की बात यह है कि आपने करोड़ों रुपया विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं ने होर्डिंग बैनर पे लगाए कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बिना वजह घर से बाहर न निकले, इकट्ठे ना हो लोग। एसओपी सरकार जारी करती है और इनके नेता लगातार लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, और ज्यादा दूर नहीं जाए तो आप मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया पे, विधानसभा अध्यक्ष की सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं कि इन्होंने बिना मास्क के इतने लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोरोना को आमंत्रित करने का काम किया। अरे आप तो सड़कों पे धरने दे रहे थे, आप सड़कों पे धरने दे रहे थे, लगातार कोरोना को आमंत्रित। सुन लीजिए, पहले सुनने की क्षमता। अरे रमोला जी, आप तो सड़कों पे धरने दे रहे थे। सुनिए, विनय जी, जब आप बोले, मैं नहीं बोला हूँ, पहले मेरी बात सुनिए, पहले तब आप बोलिएगा। आपके नेताओं ने लगातार लोगों को, जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी बातें आप करते रहे, मोदी जी दिल्ली से चिल्लाते रहे कि 2 गज की दूरी रखिए, कोरोना के नियमों का पालन कीजिए, मोबाइल पे लगातार देखिए किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। अगर फिर मैं कोई बात कहता हूँ तो बुरी लगती है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं ये। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही बरकरार है कि क्या जो चिंता बढ़ी हुई है वो चिंतन से खत्म होगी, या इसी तरीके से लगातार चिंता बढ़ी रहेगी? बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अपनी अपनी जहां तैयारियों में जुटी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ भ्रम फैला रही है, पोस्टर चस्पा कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष 4.5 साल बाद बनाया गया है, जब बीजेपी की छवि खराब है। तो ऐसे में दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन सवाल यही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी नैया पार होगी, कौन सरकार में आएगा और कौन नहीं, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।